Good morning, my dear students. Hi, everyone. Welcome to my YouTube channel, Gaurav Singh Educator, Engineer Gaurav Singh Educator. Let's begin with the question which we have left from where. 16 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, 17 क्वेश्चन में हम हैं, ठीक ना? Let's begin with 17 क्वेश्चन, ठीक है? This is the question. A kite is flying at a height of 150 meters from the ground. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is what? We have to find the length of question mark है, मतलब length of string निकालना है, ठीक है? We are dealing with CBSE class 10th 10 मार्च 2025 क्वेश्चन CBSE PYQ सीरीज. We are dealing with CBSE previous year क्वेश्चन सीरीज ना. Let's begin with the question, ठीक है? ये क्वेश्चन किसका हो गया बताओ? जब काइट है, हाइट है, तो ये क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया है ना. हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब देखिए काइट क्या बोल रहा है. ये देखो, मान लो काइट है. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये काइट है, पतंग है, पतंग उड़ रहा है हाइट ऑफ 150 मीटर से. तो 150 मीटर है, हाइट हो गया ना. ये हाइट हो गया h. अब देखिए बोल रहा है इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. थीटा कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है एंगल टू द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ये डायरेक्शन हुआ, ठीक है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है. तो भाई पतंग तुम यहीं से ना उड़ा रहे हो, मान लो हम ही उड़ा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है. इसको कुछ मान लो x मान लो, ठीक है? x निकालना है हम लोग को. x ही ना निकालना है यहाँ पे. x बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो, यही पूछा है क्वेश्चन में. अब देखिए ये क्या है? ये h है रियल में, एक्चुअल में, और ये p है. तो p और h का क्या होता है रिलेशन? साइन हो जाएगा. तो साइन 30 डिग्री दिया हुआ है. साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? p बाय h. तो p बाय h मतलब यहाँ पे कर दो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बाय h, ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमनली पूछा जाता है. p बाय h, ठीक है? p कितना है? p 150 और h कितना है? x. यही निकालना है हम लोग को. h ही ना चाहिए हमको, तो 150 बाय x ले लेते हैं इसको. साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है. तो 150 बाय x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 150 इंटू 2 दैट इज 300 मीटर. तो इसका आंसर क्या हो गया? 300 मीटर. मतलब 300 मीटर ऑप्शन क्या है बताओ? कौन है ऑप्शन? ये है ऑप्शन. दिस इज द आंसर. वी हैव कंप्लीटेड हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है? डन. वी हैव कंप्लीटेड 17 MCQ क्वेश्चन. सेट ए सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट किए हैं. अब 18वां में हम लोग आ गए, ठीक है? A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of circle of radius 60 by pi centimeter. The angle subtended by the arc at the center of the circle is what? देखिए क्वेश्चन को समझिए, आगे कंसेप्चुअली समझिए क्या बोल रहा है. पीस ऑफ वायर है, एक वायर है, इसको क्या किया? बेंड कर दिया गया. किस फॉर्म में? क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है? तो सर्कल है, आर्क ऑफ सर्कल बोल रहा है, मतलब ये पार्ट. रेडियस कितना है? रेडियस इसका ये मान लो रेडियस है 60 बाय पाई सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? रेडियस यही है. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये मान लो सेंटर आर्क है, सेंटर है इसका. तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. यही थीटा ना निकालना है. तो मतलब लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा. लेंथ ऑफ, ये सेक्टर पोर्शन हो गया. लेंथ ऑफ आर्क सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बना ना, सेक्टर रीजन बना है यहाँ पे. तो हम लोग को निकालना होगा 2 पाई आर थीटा बाय 360. इसको और भी लिख सकते हैं थीटा बाय 360 इंटू लेंथ. अगर लेंथ तुम्हारा एक वायर को बेंड कर दिए थे सर्कल के फॉर्म में, तो इंटू 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है? यही ना मतलब हुआ इसका. अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है. लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है.
20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर थीटा। थीटा कितना है, थीटा निकालना है आपको, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू कितना है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई कितना है, पाई पाई तो है ही, पाई निकालने का जरूरत नहीं है, आर ले लीजिए 60 बाय पाई कर देंगे ना। अब पाई पाई कट गया, ठीक है। देखो अब यहां देखो थीटा ले जाएंगे एक तरफ, 360 इंटू 20, जितना काट रहे हैं काट सकते हैं, काट दो, नहीं एक ही तरफ ले जा रहे हैं, चलो 360 इंटू 20 कर देंगे इधर, और 2 इंटू 60 कर देंगे। 60 कितना हो गया, 6 बार में कट गया डायरेक्ट, 3 जा 2 3 जा खत्म, 3 इंटू 20 कितना हो गया 60 डिग्री, मतलब दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री है, ऑप्शन है, आ गया आंसर, यही आंसर है ना, 60 60 completed. This is the final solution. This is a question of sector, question of circle. We have completed section A fully, that was of 20 questions, which comprises of 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन किए थे, उसमें 18 सिंगल एमसीक्यू था पूरा डायरेक्ट, और 2 क्वेश्चन था एसेसरेशन और रीजनिंग का, ठीक है, 19 20, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिए। अब सेक्शन बी में हम लोग आ गए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, और ईच क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है टोटल, तो मतलब 5 इंटू 2 10 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 21 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इफ गिवन इक्वेशन ये है, इफ एक्स cos 60 डिग्री प्लस वाई cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y, ठीक है। या और है ऑप्शनल में, इवेल्युएट, कोई दोनों में से कोई एक ठो बनाना है, ठीक है, और इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 डिग्री बाय sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। दोनों क्वेश्चन किसका है, आगे समझ में आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्री का है, ये तो क्लियर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट, देख रहे हो हर जगह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का भरा हुआ है। अब देखो पहला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। ए का x cos 60 डिग्री, तो x cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। फिर y cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, नहीं सॉरी, यहाँ लिख दिए हैं 1 ही बोले थे, y इंटू 1, ठीक है। और प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सब पता होना चाहिए टेबल से आप लोगों को, 1/2 माइनस cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, x/2 प्लस वाई प्लस 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो गया, तो x/2 और लिख सकते हैं, और x/2 इतना फिर लिख सकते हैं, x/2 प्लस वाई प्लस 1/2 एलसीएम ले लो, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 2, तो मतलब माइनस 1/2, यही ना, 1 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5 हो गया, और x/2, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1/2। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11/2 लिख सकते हैं, तो x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 11/2 लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 11/2, इसको देखो एक स्टेप यहां बढ़ा दे रहा है, ठीक है, x प्लस 2y लिख सकते हैं बाय 2 एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग x प्लस 2y लाना था तो x प्लस 2y लिख सकते हैं यहाँ पे 11/2, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी हो गया, अब यहाँ पे यहाँ पे इसको कैंसिल स्टेटमेंट को, लेकिन इसको इरेज कर देते हैं तो सही रहेगा, एक्स्ट्रा आ रहा है, एक स्टेप एक्स्ट्रा का है ऐड करें, जब डायरेक्ट हो जा रहा है तो। ये देखिए x प्लस 2y है, 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 हो गया, खत्म, यही वैल्यू निकालना था ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसका आंसर क्या हो गया, पहला हम लोग कंप्लीट कर दिए 11 हो गया, तो यहां से देखिए 11 हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसका पार्ट ए, कोई एक ठो बनाना है, हम दोनों बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई एक बनाना है, और लिखा हुआ है ना और बीच में। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट मतलब फाइंड द वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, tan स्क्वायर 60 डिग्री बाय कितना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये है ना, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 होता है, मतलब स्क्वायर हो गया। प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, फिर से √3/2, ठीक है। यही सब ध्यान देना है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी में लोग गलती कर देता है। √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, ये तो पता है। अब √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 3/4 हो गया। और ये कितना हो गया, √3/2 का स्क्वायर फिर से 3/4। कोई दिक्कत समझने में? अब इसको लिख सकते हैं 3/4, एलसीएम ले लो। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3/4। अब इसको स्टेप बढ़ा दो यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, तो कितना होगा, 3 ऊपर कर दे रहे हैं, 4 ले जा रहे हैं ऊपर, तो 6 हो गया नीचे में। 2 जा 2 जा कितना हो जाएगा, 2 आंसर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है। बोथ सॉल्यूशन हम डन कर दिए, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी दोनों खत्म, दोनों का सॉल्यूशन आ गया, इसका भी बना दिया, और भी ऑप्शन, दोनों क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ बोथ क्वेश्चन, ठीक है, ए और बी। वी हैव कंप्लीटेड अ बिग पार्ट ऑफ सेक्शन ए, 1 to 18 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें दो पार्ट में है। दूसरा पार्ट है एसेसरेशन और रीजन वाला, 2 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन टोटल रहता है एमसीक्यू में। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, एमसीक्यू वाला में। देखो पहला क्या है, क्या दिया हुआ है, एसेसरेशन से स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम नंबर्स 1 to 20 इज 1। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लिखा ही हुआ है। रीजन फॉर एनी इवेंट ई, इफ p इज इक्वल टू 1, देन पहला पे हम काम करते हैं। देखो 1 to अगर नंबर 1 से 20 तक नंबर रहेगा, 1 to डैश 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 20 तक नंबर होगा ना, तो नंबर ऑफ इवेंट है कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट या फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, इवेंट्स हो जाएगा कितना तुम्हारा, 20 हो जाएगा ना टोटल। और सैंपल स्पेस भी तो इसका इतना ही है, 20 नंबर है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 20। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर यहाँ लिखते हैं, टोटल आउटकम्स अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 ना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर, तो नंबर अगर निकालते हैं तो p इवेंट, कोई भी नंबर को निकालेंगे तो 1 से 20 तक ही निकालेंगे, तो 1 से 20 तक, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 20/20, यही ना हो जाएगा। कैसे, एनी नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, काट दो इसको, 1 हो जाएगा ना। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, एसेसरेशन सही है, ट्रू है ना, ये सही रहेगा ये, ठीक है। 1 हो गया, 1 आ गया। अब देखो फॉर एनी इवेंट ई, इफ p इज इक्वल टू 1 देन e इज कॉल्ड इज, हाँ एकदम सही है। अगर p 1 है तो श्योर इवेंट उसको बोला जाता है, ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट भी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तो और क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो बताओ, पहला स्टेटमेंट इसका ऑप्शन में 4 रहता था, पहला ही स्टेटमेंट है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो ए एंड आर आर ट्रू, ट्रू हो गया दोनों। एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो दोनों इसका मतलब ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दोनों ट्रू है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट का, मतलब ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, हो गया सही। या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोल सकते हैं इसको, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हो गया डन, ठीक है। एसेसरेशन और रीजन का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए, 19 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी पे था, दूसरा देखो क्या है। इफ वी जॉइन 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए स्फीयर। बहुत इजी क्वेश्चन है। रीजन आर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3πr²। देखिए एक बात बताइए, 2 हेमिस्फीयर को अगर हम ज्वाइन कराएंगे अलोंग देयर बेसिस बोल रहा है ना, तो यही ना बेस होगा तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया ऐसे, एक हेमिस्फीयर ऐसे हो गया, एक हेमिस्फीयर ऐसे हो गया ना। तो क्या बोल रहा है, वी गेट ए स्फीयर, हाँ होगा। स्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। तो ये दोनों अगर कंबाइन, 2 अगर इस हेमिस्फीयर को ज्वाइन कराए तो स्फीयर मिलेगा ही मिलेगा। रेडियस यही है तुम्हारा बेस पे, ठीक है। तो हेमिस्फीयर हो गया, ये स्टेटमेंट सही है, ऑब्वियस सही है। हेमिस्फीयर हाफ ऑफ स्फीयर होता है, तो अगर 2 हेमिस्फीयर को साथ में ज्वाइन कराए
तो हेमिस्फेयर 1 इसको H1 ले लो, इसको H2 ले लो, दोनों को ज्वाइन कराए तो एक स्फीयर बन ही गया। तो दोनों कॉम्बिनेशन के बाद एक स्फीयर बना ना, स्फीयर 1 हो गया। मान लो स्फीयर, स्फीयर इसको बोल सकते हैं, खाली स्फीयर बोलो ना, वी गेट स्फीयर। पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, टोटल स्फीयर इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई स्क्वायर, नहीं होगा। स्फीयर का रेडियस होता है, सरफेस एरिया होता है, सॉरी सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, होता है ना सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स, मतलब गलत। तो ये गलत हो गया, तो मतलब यही ऑप्शन हो गया तुम्हारा, एक स्टेटमेंट सही, एक स्टेटमेंट गलत। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तीसरा ऑप्शन होता है, ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स, या आर इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। यही ऑप्शन रहता है जब तुम उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है तो उसमें क्लियर कट है ए बी सी डी, तो सी ऑप्शन तुम्हारा सही है, ठीक है। पहला आंसर सही, दूसरा आंसर गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, रीजन का कोई बात ही नहीं है। 4 पाई r स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। डन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेक्शन बी का हम लोग पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 21 कंप्लीट कर लिए जो दोनों ट्रिग्नोमेट्री का था। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का, क्या दिया हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 4/3। भाई जीरोस निकालने के लिए तुमको पता है पूरा पॉलिनोमियल को वैल्यू को जीरो कर देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज इजी क्वेश्चन। px बराबर 0 हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुटिंग कर देना है बस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम लेंगे ना शॉर्ट में, बाय 3 कर देंगे, 4x माइनस 4 लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 0, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x माइनस 4 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3 इंटू 0 तो कैंसिल आउट 0 ही हो जाएगा, 3x प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? 12 6x ले लेंगे, 6 इंटू 2 होता है, 3 इंटू 4 12 हो गया ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस 2x हो जाएगा ना, माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 होता है, तो प्लस 6 इंटू 2 12 ही होता है, तो वही चीज हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x स्क्वायर कॉमन ले लो, 3x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जीरोस का कंसेप्ट से क्या कर देंगे, इसको सीधे ऊपर ले जाते हैं, फ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर, या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही ना होगा, दो कंडीशन आएगा। 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा जीरोस, x इज इक्वल टू 2/3 और माइनस 2 हो जाएगा। तो जीरोस का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2/3 एंड माइनस 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 एंड माइनस 2, ठीक है। देखो हम लोग डेली कंटिन्यूसली सीबीएसई का PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको करते रहेंगे, लेकिन अब चेंज भी करेंगे हम। क्लास 10th वाला भी डील कर रहे हैं, फिर 12th, उसके बाद फिर 8, ऐसे ही करके डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये तुम्हारा हो गया 22-23 नंबर से बिगिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर बोर्ड revision tips I am saying that you have to solve all the previous year questions. I am dealing but you have to solve yourself, ठीक है। आप लोग लेकिन फोकस्ड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करिए, ठीक है। बेसिक तो हो ही जाएगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। अब टाइम नहीं है, 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट वायर है, और लगातार 10 साल का क्वेश्चन ही पर फोकस करिए, और कुछ नहीं करना है। इवन साइंस में भी वही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है कंटिन्यूस ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है।
मैथ साइंस के लिए वही करना है, एसएसटी में आपको वही प्रीवियस ईयर देखते रहिए, सब सब्जेक्ट में लगभग प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। अगर ज्यादा स्कोर करना है तो दोनों सेट करना है, बेसिक और स्टैंडर्ड दो तरह का आता है। एक सीबीएसई का सैंपल भी, बेसिक भी आपको सॉल्व करना है और स्टैंडर्ड, दो फंक्शन में होता है। स्टैंडर्ड थोड़ा हार्ड रहेगा, डेली लेवल का क्वेश्चन देता है, लेकिन उससे तुम्हारा हार्ड करोगे तो ऑब्वियस है कि इजी हो जाएगा। और बेसिक तो भाई बहुत बेसिक एकदम नॉर्मल है, जैसे एग्जाम होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों पे काम करना है, ठीक है। That's all, and let's begin with 23rd question after this short gap, ठीक है।